वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको अपना वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपभ्रंश भाषा से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। यह वीडियो कक्षा 9th से लेकर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो शीर्षक लिखा है अपभ्रंश भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चूँकि मैं इसके पूर्व वीडियो में आपको जो अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं और उनके जो प्रमुख कवि हैं उनका मैं बहुत ही मज़ेदार और शानदार ट्रिक बना चुका हूँ इसके अगले वाले वीडियो में। तो आप लोग को अगर संपूर्ण अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो आप हमारे पूर्व के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपभ्रंश भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चूँकि मैं आपको अपभ्रंश भाषा से संबंधित 3-4 वीडियो बना चुका हूँ तो मैं इस नाते इसको बना रहा हूँ कि मैं आपको अपभ्रंश भाषा से संबंधित कोई भी चीज़ छूटने नहीं देना चाहता हूँ। मतलब आपकी कोई जानकारी जो है कम न हो, इस नाते मैं एक बहुत बड़ा और संपूर्ण वीडियो बनाना चाहता हूँ अपभ्रंश भाषा से संबंधित, जिससे आपको कोई भी चीज़ न छूटे। तो अब चूँकि मैं आपको कवि का और उनके प्रमुख रचनाओं के विषय में भी बता चुका हूँ और सभी जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उससे संबंधित उसका कितना काल है इसके विषय में मैंने चर्चा कर चुका हूँ। तो उससे संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको उसमें नहीं बताया गया है। तो ऐसे जो है जानकारी का यह संयुक्त मिश्रण है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टेट, सीटेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यह एक नज़र में जो है आप हम लोग देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। तो एक एक तथ्य पर हम लोग इसका आज व्याख्या कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए नंबर 1 पर लिखा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या है? मतलब अपभ्रंश भाषा का काल है। अपभ्रंश काल, अपभ्रंश का काल कितना है? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। बहुत ही सीधा है। 500 ईस्वी जो है में 500 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000। मतलब 500 और 500 प्लस बराबर 1000। मतलब 500 प्लस बढ़ाकर 1000। ये सन भी आपका आ गया और इसका समय काल भी हो गया। 500 साल तक चला था यह मुख्य रूप से है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे भी इसमें है तो उसको मैं आगे वर्णन करूँगा। तो आप लोगों को दिमाग में याद होना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा का जो काल था वो कब से कब तक था? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का काल कब तक था? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब आप दूसरा देखिए, अब शाब्दिक अर्थ। तो जो अपभ्रंश का भाषा अपभ्रंश से संबंधित मैं यहाँ आपको सभी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपभ्रंश शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पतन। अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पतन। इसको याद रखिएगा दिमाग में। प्रश्न भी आ सकता है कि अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? पतन। तीसरा, स का एक ही प्रयोग। मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ बता रहा हूँ जो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा में किस स का जो है प्रयोग हुआ था। तो 3 स होता है
तो आपको यह उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो उसमें जो है देखिए श, श और ये श, ये 3 श होता है। तो जो अपभ्रंश भाषा का काल था उसमें केवल एक छोटा सा का ही प्रयोग हुआ था। किस स का? छोटा स का। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आप लोग एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कंठस्थ करते जाइएगा। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि री ध्वनि लेखन में थी, उच्चारण में नहीं। री जो ध्वनि है वह लेखन में तो थी लेकिन उच्चारण में नहीं। मतलब कि उस समय जो अपभ्रंश भाषा का काल चल रहा था उस समय री वर्ण का प्रयोग तो हो रहा था लेखन में, मतलब लिखने में, लेखन मतलब लिखने में, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता था। री लिखा केवल जाता था, उसका उच्चारण नहीं किया जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि जो अपभ्रंश भाषा का काल है, अपभ्रंश भाषा, इस समय केवल कितने स्वर थे? 8। मैं आपको पहले भी रिपीट करा चुका हूँ और इसमें भी आप देख सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर थे। प्रश्न आता है कि अपभ्रंश भाषा के समय में कितने स्वर थे, तो उस समय केवल 8 स्वर थे। कितने स्वर थे? 8। आप इसमें देख सकते हैं कि री नहीं है। री लेखन में था लेकिन उच्चारण में नहीं था, इस नाते उसको इसमें ऐड नहीं किया। री को जो है ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि अपभ्रंश भाषा में कुल कितने स्वर थे? कितने स्वर थे? 8। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। यहीं मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अपभ्रंश भाषा के बाद जो हमारी प्राचीन हिंदी आया, 2 बार प्राचीन हिंदी, एक प्राचीन आर्य भाषा है और एक प्राचीन हिंदी है। तो प्राचीन आर्य भाषा तो हमारा वो है जो पाली, प्राकृत, वैदिक, संस्कृत होते हुए अपभ्रंश अवहट्ट में आती है, वो हमारा प्राचीन आर्य भाषा है। और जो ये हमारा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है प्राचीन आर्य भाषा काल, ये प्राचीन आर्य भाषा है। उसके बाद एक प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये प्राचीन आर्य भाषा का जो काल है वो पूरा काल है, मतलब वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। और ये प्राचीन जो हिंदी है ये आपका 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, 11वीं सदी से शुरू होता है, और ये आपका 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, जो प्राचीन आर्य भाषा का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। और जो हमारी प्राचीन हिंदी है, मतलब प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं, प्राचीन हिंदी स्नाते कह रहे हैं, जो हमारी आधुनिक हिंदी, हम लोग जिस हिंदी को बोल रहे हैं आज, खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, इसी हिंदी का जो स्वरूप बना, तो उसी स्वरूप, वह स्वरूप जो बन रहा था वह 11वीं सदी में बन रहा था। तो वही 11वीं सदी का जो, उसको हम प्राचीन भी कह सकते हैं, और शुरू में जो हमारी हिंदी का स्वरूप बना था उसको हम प्रारंभिक भी कह सकते हैं। तो दोनों बातें कही है। अब आपको बता रहे हैं, जब हमारी प्राचीन हिंदी बन गई और चाहे आधुनिक हिंदी में चाहे मध्यकालीन हिंदी में आए, तो 2 वर्ण जो है, 2 स्वर और ऐड हो गया। कौन कौन? आय और ओ, ये 2 स्वर और ऐड हो गया है, मतलब 10 वह हो गया और एक री हो गया, जो ये री है। कुल मिलाकर कितने स्वर हो गए? 11। 8 यहाँ थे प्लस 3 यह हो गए, कितना हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक है, तो आप लोग का ये भी जो है क्लियर हो गया कि जो अपभ्रंश भाषा का काल जब चल रहा था तो उस समय कितने स्वर थे? 8। और जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसमें कितने स्वर हैं? 3 और बढ़ गए, कुल हो गए 11। कौन कौन बढ़े? री बढ़ा, आय बढ़ा और ओ बढ़ा। देखिए इसमें हम कहते हैं आपको, मतलब थोड़ा और जानकारी गंभीरता से दे देना चाहते हैं, ये हम इसको लघु स्वर कहते हैं और ये दीर्घ स्वर है। तो यह जो है लघु स्वर है और यह जो है दीर्घ स्वर है। ई जो है लघु स्वर है और बड़ी ई जो है दीर्घ स्वर है। वो छोटा लघु स्वर है और ये बड़ा वो जो है दीर्घ स्वर है। ये जो है लघु स्वर है और वो भी लघु स्वर है। तो ये तो लघु स्वर था,
और वो भी लघु स्वर था, लेकिन इसका जो दीर्घ स्वर है इसमें भी गायब था और इसमें भी गायब है। तो इस प्रकार से इसमें दीर्घ स्वर भी ऐड हो गया। यहाँ दीर्घ स्वर आप यहाँ देख सकते हैं, दीर्घ स्वर यहाँ ऐड हो गया और ओ का औ हो गया, मतलब ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब हम लोग कैसे बोलते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। अब यहाँ हम आपको दूसरे चार्ट में दिखा रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, आज के वर्तमान स्वर मतलब वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है कुल 13 है। कितने हैं, 13 हैं, लेकिन मूल रूप से हम 11 ही मानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आज के डेट में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये जो दो स्वर हैं ये अयोगवाह स्वर हैं। कौन है, अयोगवाह स्वर हैं, ये जो है अलग हैं। ठीक है, इनको हम नहीं लेते हैं स्वर में। ये जो है स्वर और व्यंजन दो चीज़ होता है, ये 11 और ये 33। ठीक है, कुल मिलाकर 44। इसके बाद ये सब आते हैं, अयोगवाह स्वर है। तो अब हम जो है यहाँ पर जो हमारा अपभ्रंश भाषा का काल था उसमें कौन कौन गायब थे, ये नहीं थे और ये नहीं थे और ये तो थे ही नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए, तत्सम के बजाय तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता था। अब किस भाषा की बात की जा रही है, अपभ्रंश भाषा की बात की जा रही है। अपभ्रंश भाषा में सबसे ज़्यादा कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा था, तद्भव शब्दों का प्रयोग हो रहा था और तत्सम शब्दों का प्रयोग कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था कि तद्भव से हमारा जो हिंदी है वो तत्सम के रूप में जा रहा था। इस नाते जो है हम जो है अपभ्रंश भाषा चूँकि बिगड़ी भाषा है और जो है भ्रष्ट भाषा कहा जाता है इसको। तो यह जो है जब जो है हमारे यहाँ अरबी फारसी भाषा का मिश्रण हो गया और संस्कृत का मिश्रण एक में हो गया, तो एक जैसे मान लीजिए पहले संस्कृत बोला जाता था। यहाँ देखिए, हमारे देश में पहले आर्य भाषा थी जिसमें संस्कृत वैदिक काल में संस्कृत था, लौकिक संस्कृत था। और जब विदेश के लोग आए तो अरबी फारसी बोलने लगे। इसी में हमारे ही देश में जब मुग़ल काल आया तो इन दोनों भाषाओं का इसमें क्या हो गया, मिश्रण हो गया। और जब ये मिश्रण हुआ तो एक तीसरी भाषा बनी जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो यही अपभ्रंश भाषा है। तो इस अपभ्रंश भाषा में सबसे ज़्यादा किस शब्दों का प्रयोग हो रहा था, तद्भव शब्दों का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि तद्भव शब्द का प्रयोग कहाँ अधिक हो रहा था, अपभ्रंश काल में। अब तद्भव शब्द के विषय में मैं आपको बता दूं, तद्भव शब्द क्या होता है और तत्सम शब्द क्या होता है। छोटा छोटा चीज़ मैं आज ही बताते जाऊंगा जिससे आप लोगों का धीरे धीरे मजबूत हो। जैसे मान लीजिए घी है और घृत है। ठीक है, तो ये जो घी है ये कौन शब्द हैं, ये तद्भव शब्द मतलब बिगड़ा शब्द है, मतलब अपभ्रंश भी कह सकते हैं। और ये जो है घृत जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो किस शब्दों का प्रयोग हो रहा था अधिकतर अपभ्रंश काल में, ये घी वाला मतलब तद्भव शब्दों का। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विवचन और नपुंसक लिंग का लोप, मतलब जो अपभ्रंश काल के समय द्विवचन, जैसे एक वचन होता है और दो वचन होता है, तो उस समय जो है एक वचन का ही प्रयोग हो रहा था, द्विवचन का प्रयोग नहीं हो रहा था। और नपुंसक लिंग जो है भी दो होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो उसमें जो है और एक तीसरा होता है नपुंसक लिंग, तो जो संस्कृत में है नपुंसक लिंग। लेकिन उस समय जो है अपभ्रंश भाषा में केवल दो ही जो है लिंग का प्रयोग हो रहा था, एक जो है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, और वचन 3 होते हैं, लेकिन इसमें जो है केवल एक वचन का प्रयोग हो रहा था। जैसे एक वचन होते हैं, द्विवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, लेकिन जो अपभ्रंश भाषा के समय कितने वचन का प्रयोग हो रहा था, एक वचन, और लिंग क्या थे, 2 थे। ठीक है, अब आगे देखिए,
स्वयंभू पयुम चर्यु अभ्रंश का वाल्मीकि। मतलब मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि स्वयंभू कवि का दूसरा उपनाम क्या था, अभ्रंश का वाल्मीकि। इनकी जो मुख्य रचना है वो उस रचना का क्या नाम है, मैंने आपको बताया था, स्वयंभू का क्या होगा, पयुम चर्यु। ठीक है। उसके बाद है पुष्पदंत जसहर चर्यु महापुराण 63 जैन महापुरुषों की कथा अभ्रंश भाषा का वेद व्यास। ये आपको नया चीज़ मैं बता रहा हूँ। जो पुष्पदंत का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ऐसा पुष्प जिसमें दांत हो वो कहाँ हो सकता है, एक काल्पनिक शहर जसहर में हो सकता है। तो इससे आप को मतलब याद हो गया होगा कि पुष्पदंत का जो रचना है उसका क्या नाम है, जसहर चर्यु। इसको महापुराण, यह महापुराण है और यह महापुराण है। इस महापुराण में 63 जैन महापुरुषों का की कथा है। कितने महापुरुषों का, 63 जैन महापुरुषों की इसमें कथा है। दूसरी बात, ये जो पुष्पदंत जी हैं इनको अभ्रंश भाषा का वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि महापुराण लिखे थे। जैसे महाभारत कौन लिखा है, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। तो वेद व्यास जी क्या थे, वेद व्यास जी ने महापुराण क्या है, महाभारत लिखा है। तो इस प्रकार से जो ये पुष्पदंत जी थे इन्होंने भी महापुराण लिखा है। तो इस नाते इनकी तुलना किससे की जाती है, वेद व्यास से। तो आपको दो चीज़ याद होना चाहिए कि स्वयंभू कवि को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, मतलब आदि कवि वाल्मीकि कहा जाता है। वहीं जो है पुष्पदंत को, इनके जस्ट नीचे पुष्पदंत जी को क्या कहा जाता है, वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है धनपाल भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य वणिक की कथा। मतलब अब हर कवि का कुछ न कुछ विशेषता है, उसको मैं इसी नाते मैं इस चैप्टर को बना रहा हूँ कि हर कवि का कुछ न कुछ विशेषता है और उसकी जो रचना है उसकी भी कुछ विशेषता है। उसी के विषय में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको बताया भी था। तो ये जो है धनपाल कवि, अभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि, इनकी प्रमुख रचना है भविष्यत कहा, आपको याद ही होगा। ये इनकी विशेषता क्या है कि अभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, ये जो भविष्यत कहा है ये अभ्रंश का क्या है, पहला प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आप लोग एक नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें आप जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे आप इसको लिखते जाइएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, यह कहीं बताया नहीं जाता है और बहुत ही खोज करके मैं इसको आपको बता रहा हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस नाते मैंने इसको आप लोगों को आपके सामने मैंने इसको दर्शाया है। इसमें क्या है, वणिक की कथा है। क्या है, वणिक की कथा। जो अभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है भविष्यत कहा, इसमें किसका वर्णन है, वणिक की कथा है। ठीक है। आगे देखिए, अब्दुर रहमान, इनकी जो प्रमुख रचना है संदेश रासक, और ये संदेश रासक है इनकी प्रमुख रचना। इसमें क्या है, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। इसमें क्या है, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है अब्दुर रहमान जी का। उसके बाद मैं आपको इसी से संबंधित कुछ और बातें बताना चाहता हूँ अभ्रंश से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख सकते हैं अभ्रंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको मैंने एक बार रिपीट करा ही दिया कि अभ्रंश का काल क्या था, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। वैसे यह 8वीं सदी से 14वीं सदी तक चला है। ठीक है। जो इसका जो है रूप है 500 से 1000 ईस्वी तक, लेकिन यह 8वीं सदी से लेकर 8वीं सदी क्यों, क्योंकि यहाँ प्रमाणिक साहित्य मिलना शुरू हुआ, इस नाते हम यहाँ जो है 8वीं सदी से कह सकते हैं। और यह कब तक चलता रहा, 14वीं। ये दोनों बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब जो है इसका जो काल था, मुख्य काल, ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक था। लेकिन यह कब से कब तक चली, तो यह 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक चली। ठीक है। अब अपभ्रंश का अर्थ है, अपभ्रंश का पर्यायवाची कई शब्द होते हैं। तो इसको आपको एक बार आपके सामने जो है टेलीविज़न की तरह आपके आंखें के सामने मैं चित्र रूप में दर्पण दिखा दे रहा हूँ कि जो है आप जो है इसको आप देखे रहेंगे। तो इसमें से कोई भी शब्द अगर आपके सामने आएगा या पूछ भी दिया प्रश्न में कि अपभ्रंश का अर्थ भ्रष्ट, पतन, विकृत, अशुद्ध, विभ्रष्ट, आभीर, अवहस, पटपंजरी, अवहथ, अवहट,
अवहत्य, इसमें से कोई भी वर्ण आ गया तो आप उसका ट्रिक लगा सकते हैं कि ये अपभ्रंश का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, एक बार और देख लें अपभ्रंश का और भी क्या क्या नाम है, क्या क्या कहा जाता है अपभ्रंश को। अपभ्रंश भाषा को और क्या कहा, भ्रष्ट भाषा कहा जाता है, पतन कहा जाता है, मैं पतन को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, विकृत भाषा कहा जाता है, अशुद्ध भाषा कहा जाता है, विभ्रष्ट भाषा कहा जाता है, आभीर भाषा कहा जाता है, अवहस भाषा कहा जाता है, पटपंजरी भाषा कहा जाता है, अवहत्त भाषा कहा जाता है, अवहट्ट और अवहत्त कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है संधिकालीन भाषा। जो हमारी अपभ्रंश भाषा है इसको हम संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ को खुलकर बताता हूँ और एक एक चीज़ का एक रफिंग करके दिखा देता हूँ और आपके मानसिक रूप में आप एक चित्र भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है, जिससे आपके दिमाग में जो है एक पटल में जो है एक चित्र उभर कर आवे और कभी भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो आपके दिमाग में वो चित्र सामने आ जाए टेलीविज़न की तरह। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक था प्राचीन आर्य भाषा काल और दूसरा है प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो जो प्राचीन आर्य भाषा काल था वो 15वीं ईसा पूर्व से चला हुआ था। कब से चला था? 15वीं ईसा पूर्व में, जिसमें वेदों की रचना हुई थी। तो प्राचीन आर्य भाषा काल का समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व, जिसमें वेदों की रचना, पुराणों की रचना हुई थी और लौकिक संस्कृति में जो है स्मृति और श्रुतियों की रचना हुई थी। और उसके बाद जो है प्राचीन हिंदी जो आता है, इसमें जो है इसको हम प्रारंभिक हिंदी कह सकते हैं, जो मैं आपको पहले बताया हूँ। तो यह कब से चला है? 11वीं सदी से चला है। ठीक है, अब ये दोनों भाषा का जब मिलन हो रहा था तो उसी मिलन काल को या मिलन के समय को हम क्या कह सकते हैं? संधिकालीन। क्या कह सकते हैं? संधिकालीन। मतलब प्राचीन आर्य भाषा और प्राचीन हिंदी भाषा, ये दोनों का जब खिचड़ी रूप हो रहा था, मिलन हो रहा था, तो इसी काल को हम 3 नाम से जो है पुकार सकते हैं। एक है संकृतकालीन भाषा, अपभ्रंश भाषा को हम, और पहला नाम क्या है? संकृतकालीन भाषा भी कह सकते हैं, संधिकालीन भाषा भी कह सकते हैं और संक्रमणकालीन भाषा भी कह सकते हैं। तो अपभ्रंश भाषा का और क्या नाम है? संक्रांतिकालीन भाषा, संधिकालीन भाषा और संक्रमणकालीन भाषा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए लिखा है यहाँ देखिए, हाँ, भर्तृहरि के वाक्य दीपम के अनुसार व्याडी के लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग में आती है, जो आज उपलब्ध नहीं है। माने भर्तृहरि जो हमारे एक प्रमुख संस्कृत के कवि हुए हैं, भर्तृहरि जी, बहुत ही प्रसिद्ध नाम इनका है। इनका जो प्रमुख रचना है वाक्य दीपम के अनुसार, भर्तृहरि के वाक्य दीपम के अनुसार, मतलब यह उपलब्ध है। तो ये जो भर्तृहरि जी हैं, इन्होंने वाक्य दीपम नामक एक पुस्तक लिखा है। क्या लिखा है? वाक्य दीपम नामक एक पुस्तक लिखा है। तो उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि व्याडी के लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग में आती है। मतलब उन्होंने, भर्तृहरि जी कह रहे हैं अपने वाक्य दीपम पुस्तक में कि व्याडी, ये जो व्याडी हैं, ये अपभ्रंश भाषा के पहले प्रयोगकर्ता हैं। मतलब कि जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्याडी जी के लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में हुआ है। लेकिन यह पुस्तक जो व्याडी जी का है आज उपलब्ध नहीं है, मतलब यह आज उपलब्ध नहीं है, प्रमाणिक नहीं रह गया है। तो इसी का काट जो है यहाँ पर है 5वें नंबर पर। उन्हीं अब सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि की महाभाष्य में, अब वहाँ तो वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। भर्तृहरि जी के अनुसार तो लिखा गया, लेकिन आज वो पुस्तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये जो पतंजलि जी हैं, ये भी जो है संस्कृत के बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है पतंजलि जी के महाभाष्य में हुआ है। ये कह नहीं रहे, मतलब इन्हीं के रचना पुस्तक में महाभाष्य में हुआ है। यानी आप फिर से इसको समझिए कि जो अपभ्रंश भाषा शब्द का जो प्रयोग पतंजलि की महाभाष्य में हुआ है। ठीक है, ये प्रमाणिक है। ये क्या है? प्रमाणिक है, जो आज उपलब्ध है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है,
तो आप जो है स्पष्ट कह सकते हैं कि पतंजलि जी के महाभाष्य पुस्तक में। ठीक है। छठवां है सबसे प्राचीन प्रयोग। अब यहाँ देखिए ये भी कह रहे हैं, अब अलग अलग कवि हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विद्वान हैं, अपने अपने अनुसार ये लोग कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ब्याडी के लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है जो प्रमाणिक है। तीसरे कोई विद्वान हैं वो कह रहे हैं सबसे प्राचीन प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ है। ठीक है। तो अगर हम, लेकिन एक चीज़ है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, प्रश्न पूछने में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, वहीं जो है हमको बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा। अगर प्रमाणिक प्रयोग पूछता है, अपभ्रंश भाषा का प्रमाणिक प्रयोग, तो हम क्या कहेंगे, पतंजलि की महाभाष्य में। सबसे प्राचीन पूछता है, ठीक है, अगर सबसे प्राचीन पूछता है तब क्या कहेंगे, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। और अगर जो आज उपलब्ध नहीं है उसके विषय में कहता है, प्रश्न पूछता है, तो आप कह सकते हैं कि भर्तृहरि के वाक्य दीपम के अनुसार ब्याडी जी के लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह में हुआ है। बात स्पष्ट हो गई। अब आगे देखिए, ये सब जो है अपभ्रंश भाषा का जो है प्रमुख विशेषताएं हैं और प्रश्न घुमा फिरा के ऐसे पूछता है। इन सभी प्रश्नों का मैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया हूं, उसमें आप स्पष्ट जो है इसको देख सकेंगे, उसको नोट भी कर लेंगे। अब आ रहा है कि कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जो अपभ्रंश भाषा के उद्गम और उसके विकास के विषय में एक पुस्तक लिखे हैं। तो उस पुस्तक का अलग अलग नाम है, उसमें आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन से अपभ्रंश भाषा में कौन लेखक या कवि ने लिखा है। तो एक पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। यह पुस्तक किसका है, लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी का है। अगर प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी का। अब ये तो हिंदी भाषा का उद्गम था और विकास, तो कौन लिखे, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी लिखे। लेकिन यहाँ कह रहा है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, मतलब हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश भाषा का क्या योगदान है। उदाहरण के रूप में जैसे आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपके गुरुजी, आपके माता पिता का इसमें क्या योगदान है, तो उसी प्रकार हिंदी के भाषा के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान है। तो ऐसा जहाँ आ जाए तो उसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं, जो बहुत बड़े ही आलोचक रहे हैं, डॉक्टर नामवर सिंह। 9वां है अवहट्ट शब्द का प्रयोग। सबसे पहले प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा मिलता है। कहीं कहीं अवहट्ट भाषा को ही अपभ्रंश भाषा कहा गया है और कहीं कहीं अपभ्रंश भाषा को अवहट्ट भाषा कहा गया है, क्योंकि दोनों जो है साथ साथ चल रहे थे। जैसे मान लीजिए आपका अपभ्रंश जो भाषा था यह आपका 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक चल रहा था। ठीक है। इसी बीच में आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए अपभ्रंश भाषा का काल। तो जो अपभ्रंश भाषा का काल है ये 500 ईस्वी से लेकर के एक जो है पैमाना दिया गया है, पैमाने के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो स्पष्ट हो जाएगा आपके चित्र में, दिमाग में। ये भ्रंश भाषा का जो काल है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का। स्पष्ट कब से कब तक है, 500, और ये इंच टेप है एक तरह से मान लीजिए। ठीक है। दूसरा है अवहट्ट भाषा का काल। अब यहीं देखिए यहाँ 1000 पे ख़त्म हो जा रहा है। अपभ्रंश भाषा का जो काल है यहीं 1000 पे ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन वहीं अवहट्ट भाषा का काल इसके ठीक पहले, इसके हमारे सिद्धांत ये है, तो इसके ठीक पहले मतलब 900 ईस्वी में यहाँ ये चालू हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ ये देखिए चालू हो जा रहा है और ये 1000 ईस्वी में ख़त्म हो रहा है, लेकिन यह जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चला है। तो इसमें जो ये काल है बीच वाला, इसमें कोई कभी इसको अवहट्ट भाषा भी कह दिया है, किसी को इसी भाषा को अपभ्रंश भाषा भी कह दिया। इस काल को जो ये 900 से 1000 ईस्वी के बीच में आ रहा, तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसको अवहट्ट कहें कि अब अपभ्रंश कहें। तो इसी भाषा को उसी में जो है कोई कवि आप पाएंगे कि वही कवि अवहट्ट भाषा में भी हैं और वही कवि जो है अपभ्रंश भाषा में भी हैं।
ठीक है। तो ये जो है संधि काल था। तो किसी किसी कवि को जो है अवहट्ट भाषा भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए उनका है कीर्ति पताका, तो वो कीर्ति पताका में जो है उन्होंने जो है अवहट्ट भाषा को मधुतर भाषा कहा है। ठीक है। तो इस तरह से इस भाषा को जो है कोई जो है अपभ्रंश भाषा को देशज भाषा कहा है, देश भाषा कहा है। तो इस तरह से यह जो है संधि काल था। तो इसमें जो है उसी संदर्भ में मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा मिलता है। ठीक है। तो अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर प्रश्न में आ जाए कि अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में हुआ है, तो आप जो है आराम से लिख सकते हैं कि यह जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की कौन रचना है, वर्ण रत्नाकर, इनके रचना में अवहट्ट शब्द का प्रयोग मिलता है। ये जो है इनका भी मैं ट्रिक बनाया हूँ, आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा। फिर 10वां है, देखिए विक्रमोर्वशीय एक पुस्तक है महाकवि कालिदास का। तो इसमें जो है भी जो है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। तो अपभ्रंश का यहाँ प्रयोग करते हैं, मैं इसको बता रहा हूँ, पहले आपको पढ़ के सुना दूँ। विक्रमोर्वशीय कालिदास में कहा गया है कि अधम जाति के लोग अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते थे। जो कालिदास का विक्रमोर्वशीय पुस्तक है संस्कृत में, तो वह संस्कृत में महान कवि कालिदास जी लिखते हैं कि जो अधम जाति के लोग हैं वो लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कवि या जो विद्वान लोग थे वो जो है संस्कृत का प्रयोग करते थे, और जो निम्न जाति के लोग थे, अधम जाति के लोग थे, उनकी भी जो बोलचाल की भाषा क्या थी, अपभ्रंश भाषा थी। मतलब इसका मतलब ये दिखाने का प्रयास है कि कालिदास के समय भी जो है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग था। अब यहाँ देखिए प्रमुख जो है जो विशेषताएं हैं उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और ये सब जो है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यह कहीं मिलेगा नहीं। इस नाते इसको आप लोग अपना नोट बना लीजिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन दत्त सूरी उपदेश रसायन रास। तो जिन दत्त सूरी का मैंने आपको ट्रिक बताया था, जिन से जैन पकड़िएगा, जैन लोगों का उपदेश। तो जिन दत्त सूरी ने क्या लिखा है, उपदेश रसायन रास। ये तो आपको याद ही होगा, जो हमारे पूर्व वीडियो में देखे होंगे उनको बिना सोचे समझे वो बता देंगे कि किस कवि का कौन अपभ्रंश भाषा में रचना है। जो इंदु का कौन है, जो इंदु का मतलब इंदु मैंने बताया था चंद्रमा, और चंद्रमा से क्या निकलता है, प्रकाश। इसका मतलब परमात्मा प्रकाश। और सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होती है सूर्य से, जो उनके टोटल पूज्य से प्रकाशित होते हैं, ओगसार। तो इस प्रकार से जो इंदु का जो प्रमुख रचना है, एक परमात्मा प्रकाश है और दूसरा क्या है, ओगसार है। योगसार जो है दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ है। एक प्रश्न आता है कि दोहा का जो स्टार्टिंग हुआ, प्रारंभ हुआ, तो वह किस काव्य से हुआ, किस काव्य को प्रमाणिक माना जाता है कि जो है उस काव्य से दोहा का स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ। तो आप जो है जो इंदु को ही ट्रिक मारेंगे। यहाँ लिख रहा है ना, देखिए। और वो कौन सा है, योगसार में। किस पुस्तक में है, जैसे जो इंदु ने 2 पुस्तक लिखा, एक परमात्मा प्रकाश और दूसरा योगसार। तो जो दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ हुआ है, और वह किस में हुआ, परमात्मा प्रकाश में हुआ कि योगसार में, तो आप कहेंगे योगसार में। किस में कहेंगे, योगसार में। यहाँ लिखा देखिए, योगसार दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो इंदु का जो योगसार है वही जो है दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ करता है, पुस्तक है, और वो प्रमुख कवि जो इंदु ही हैं। तीसरा देखिए 13वां, राम सिंह। राम सिंह का मैंने आपको याद ही करा दिया। राम मतलब रामचरितमानस, और रामचंद्र जी जो है जनकपुर में क्या थे, पहुड़ा थे, पाहुन थे। और इनकी प्रमुख रचना क्या है, पाहुड़ दोहा है। यहाँ दोहा से आप मिस्टेक मत लीजिएगा, क्योंकि दोहा लिखा है, ठीक है। और दोहा का जो प्रारंभ करता है, यहाँ दोहा से मत ले लीजिएगा कि ये राम सिंह का जो है प्रारंभिक दोहा का जो शुरुआत किए हैं, यहाँ दोहा शब्द है इनकी रचना में, तो इसका मतलब ये राम सिंह होंगे। नहीं, ये गलत है। आपको जो इंदु को बताना है। किसको बताना है, जो इंदु का, और प्रमुख रचना का क्या नाम है, योगसार। ठीक है। 14वां है बाहुबली रास।
बाहुबली रास का जो प्रमुख रचना हो शालिभद्र सूरी है। कौन है? शालिभद्र सूरी है। इस सब का ट्रिक मैं अगले वीडियो में बनाया हूँ। जिस प्रकार मैं अपभ्रंश भाषा का उधर बनाया हूँ, इसी तरह मैं अगले इसके पीछे की वीडियो में इन लोगों का भी ट्रिक बनाऊंगा। तो आप लोग को उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों के दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, आप लोग उसको जान जाएंगे। तो हो गया महाबली रास जो है इनकी, ये महाबली रास मतलब ये कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना क्या है? शालिभद्र सूरी है। 15वां देखिए दामोदर पंडित। अब ये जो दामोदर पंडित जी हैं इनकी प्रमुख रचना क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है इनका प्रमुख रचना है। दामोदर इसको मैं बताया हूँ। दामोदर मतलब नाम है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक नाम दामोदर भी बीच में आता है। तो दामोदर जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो विशेष व्यक्ति मतलब यहाँ ले लेंगे, विशेष व्यक्ति मतलब व्यक्ति प्रकरण है। इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करें क्योंकि यह व्यक्ति विशेष बात है और हमारे प्रधानमंत्री जी का बात है। इस नाते मैं उस व्यक्ति विशेष की बात और व्यक्ति विशेष का प्रकरण होने के कारण इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि यह किसका रचना है? दामोदर मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। 16वां है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इनका जो प्रमुख रचना है वड़ रत्नाकर है। ठीक है, ज्योतिरीश्वर जी का जो प्रमुख रचना है वो कौन है? वड़ रत्नाकर है। इसके बाद विद्यापति, ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध जो है रचनाकार रहे हैं और इनकी जो दो प्रमुख कृतियां हैं, पहला है कीर्ति पताका और दूसरा है कीर्ति लता। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से ये सब याद करा दूंगा। एक बार आप लोग याद नहीं कराऊंगा, बस बैठा दूंगा, आपके दिमाग में सेट करा दूंगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अपभ्रंश भाषा का पहला प्रबंध काव्य, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि अपभ्रंश भाषा का जो पहला प्रबंध काव्य है भविष्यत कहा, ये किसने लिखा है? धनपाल जी ने लिखा है। राम काव्य या कृष्ण काव्य के प्रथम कवि, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जिस प्रकार वाल्मीकि जी जो है आदि कवि जो हैं वो रामायण लिखे हैं, उसमें किसकी गाथा गया है? रामचंद्र जी का गाया गया है। तो राम गाथा और कृष्ण गाथा मतलब कृष्ण काव्य और राम काव्य जो अपभ्रंश भाषा में जिन्होंने लिखा है तो कौन लिखे हैं? स्वयंभू कवि। तो प्रश्न अगर आता है कि राम काव्य या कृष्ण काव्य से संबंधित अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि कौन रहे हैं, तो आप बताएंगे स्वयंभू। प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का प्रयोग नैमिनाथ चौपई विनय चंद, मैंने आपको बताया ही था कि 12 मासा का प्रयोग विनय चंद जी ने कहा है। ठीक है, वैसे विनय और वैसे जो है 12 मासा जो नियम से जो है लिखा गया है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, तो इस प्रकार से नियम से लिखा गया है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। तो इसका कौन रचनाकार होंगे? नौमिनाथ चौपई। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, मैंने आपको बता ही दिया है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। और अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास किसको कहते हैं? पुष्प दंत जी को कहते हैं। अब अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा जो भी मतलब जो मैं नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ आपको ज्ञानवर्धक हो और आप लोगों की परीक्षा में उपयोगी लग रहा हो या है, तो आप लोग इस हमारे इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और अपना आत्मीय कमेंट करें और सब्सक्राइब कर बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।